Hello and welcome to Banter with Chetan. हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ है महेश भोपले सर। अगर सर के बारे में आपको कुछ बताऊं तो उनकी कंपनी है एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से, वो जो कि पुणे के मगरपट्टा में एस्टेब्लिश की है उन्होंने। और वो कंपनी वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और बहुत सारी चीजों में अपना काम करती है। तो आज हम उनसे ही जानेंगे उनके कंपनी के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, उनको कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आए और उनकी जर्नी के बारे में कि अगर हमारे सब्सक्राइबर्स में से या फिर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनको अगर कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो उनको वो सर क्या सजेशंस देंगे, वो सब बातें आज हम उनसे करेंगे। तो वेलकम टू बैंटर विद चेतन महेश सर। हेलो चेतन। यस सर, आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली मेरा पूरा नाम महेश मारुतोरा भोपले है। मैं एक स्मॉल टाउन से था कि मेरा यहाँ पे जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कंपनी अभी एमनोरा चेंबर्स में सिचुएटेड है। यहाँ कंपनी में हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारे स्टफ करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके टेस्टिंग तक, सिक्योरिटी टेस्टिंग तक और डिप्लॉयमेंट और वेब सर्वर के रिलेटेड भी वर्क्स करते हैं। ओके ओके सर, आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताएं। आपका एजुकेशन आपने कहाँ से किया, स्कूलिंग कहाँ से की और बाद में कॉलेज लाइफ में आपने कौन सी डिग्री ली और वो कहाँ से की? तो मेरी स्कूलिंग कैसे डिफरेंट सिटीज में हुई है। जैसे मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे, तो हमारे लिए कैसे था कि हर 3 या 4 साल के बाद ट्रांसफर होता था पिताजी का। तो जैसे मैंने 1st to 3rd स्टैंडर्ड एक मानव सिटी में करा हुआ है, परभनी डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा जो स्कूलिंग है वो पूरा 10 तक और उसके बाद 12 तक मैंने परभनी में करा हुआ है। ओके। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए पुणे में आ गया था, तो पुणे में मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। और जैसे हाँ, एजुकेशन में कैसे पूरा एजुकेशन मेरा कैसे 1st से लेके इंजीनियरिंग तक पूरा नहीं हुआ, मतलब एक साल गैप भी था। वो गैप कैसे था, जैसे 12th होने के बाद, मतलब 12th में था मैं, तब पिताजी की लीवर की वजह से डेथ हो गई थी। तो मुझे कैसे हो गया था कि इमीडिएटली इंजीनियरिंग जाने के लिए तब रेडी नहीं था। मतलब तब एग्जाम हो गई थी, एग्जाम का रिजल्ट भी लग गया था और कैसे सीधा इंजीनियरिंग आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे मैंने फैमिली से डिस्कस करके फैमिली ने कहा कि हम एक साल रुकते हैं, तो फिर तू क्रैश कोर्स करके 1 साल के, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ले। तो फिर 12 होने के बाद फिर मैंने 1 साल का गैप लिया, उसके बाद फिर एंट्रेंस देके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पुणे में। ओके सर, आपने इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज से की? मेरी इंजीनियरिंग पीडीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मांजरी से हुई है। ओके ओके। तो इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करी हुई है। ओके। और सर, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तब आपने कोई जॉब किया या फिर इंजीनियरिंग के मतलब वो टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, एक्चुअली मैंने जॉब तो इंजीनियरिंग में नहीं किया हुआ है, लेकिन जब मैं जैसे मैंने अभी बताया था, एक साल का गैप हुआ था 12th और इंजीनियरिंग के बीच में। तो उस टाइम में मैंने जॉब किया हुआ था। जैसे 12th जैसे ही पास हुआ तो उसके बाद मेरे पास कैसे एक तो क्लास ज्वाइन भी करना इजी नहीं था, तो फिर वैसे भी टाइम था, तो मैंने क्या किया कि पुणे सिटी में मेरे रिलेटिव्स थे, उनके यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने ना एक जॉब करा था, वो सेल्स पर्सन का जॉब था। वो जॉब कैसे था, जो बजाज कुकिंग गैस नहीं होते हैं, उनका सेलिंग करना था। तो वो फील्ड वर्क था पूरा। तो एक तो मैं स्मॉल टाउन से पुणे में आ गया था, सारी चीजें पता नहीं थी, बहुत सारी चीजें क्या होता है, थोड़ा डर भी था। जैसे यहाँ पे बसेस होती है, कभी सिटी बसेस देखी भी नहीं थी। और कैसे रहता था मैं पुणे में, एक साइड में भोसरी साइड में रहता था और वहां से मेरा जॉब था हड़पसर साइड में। तो मुझे वो ट्रैवल करना पड़ता था और मैं वो तो 2-3 सिटी बस चेंज करके वो जाना था जॉब के लिए। और जॉब भी बहुत इंटरेस्टिंग था वैसे, तो सेल पर्सन का था, कभी किया नहीं था, सीधा फील्ड वर्क। और वहां पे मतलब जो कंपनी थी उनका ना ऐसे इंटेंसिव होते थे सेल्स वालों के लिए, मतलब एक्साइटमेंट आने के लिए। वो कैसे करते थे, आप जाओ, हमें सीधा
एक ही कहना था कि आप जाओ, कंपनी का प्रोडक्ट बताओ, जैसे ही बुकिंग होता है, तो बुकिंग उस टाइम कैसे 100 रुपीज लेते थे, जैसे ही बुकिंग होता है आपको क्या होगा, कंपनी की तरफ से आपको 50% बुकिंग का मिलेगा। मतलब आप अगर एक बुकिंग करते हो तो आपके 100 रुपीज कस्टमर आपको देगा, तो 50 रुपीज कंपनी के, 50 रुपीज आपके। ओके, तो ऐसे कोई सैलरी, ऐसे फिक्स कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो वो बुकिंग के हिसाब से ही हमारे होते थे ऐसे। अगर एक बार बुकिंग हो गई, अगर वो कस्टमर 15 दिन के अंदर कंफर्म करता है, मतलब डिलीवरी ले लेता है, तो फिर उसका प्राइस जो मशीन का था वो 750 रुपीज था। तो फिर उससे क्या होता था कि 150 रुपीज हमारे जो सेल पर्सन था और बाकी कंपनी के। तो मतलब ऐसे ऐसे करके मैं 8 महीने वो जॉब किया था। फिर 8 महीने के बाद फिर 8 महीने के बाद मुझे इंजीनियरिंग की भी सीईटी की प्रिपरेशन करना था, तो मैं फिर से होम टाउन चला गया और वहां से मैंने क्रैश कोर्स नांदेड़ से करा था 2 महीने के लिए। वो कोर्स करने के बाद फिर पुणे में एडमिशन लेना था। एक्चुअली पुणे में एडमिशन ही चाहिए था मुझे इंजीनियरिंग के लिए। एक्चुअली वो भी कैसे चाहिए था, क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी पुणे में थी। और कैसे होता है ना फैमिली का, कि अगर चलो सिस्टर वहां पे, हम भी जाते हैं तो घर वालों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा कि सिस्टर के साथ है। तो वो एक रीजन था कि पुणे में आने का, बाकी कोई रीजन नहीं था। फिर एक बार इंजीनियरिंग को एडमिशन लग गया, फिर 4 साल आराम से गए इंजीनियरिंग में। कोई कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई इंजीनियरिंग में। और सर मतलब आपकी एजुकेशन लाइफ अच्छी थी, बट आपने जब 12th पास की और आपके पापा का मतलब जब डेथ हो गई, तो उसके बाद आपको जॉब करनी पड़ी। आप पुणे आए और आपने कुछ दिन के लिए जॉब की, उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट की, क्योंकि आप मतलब पढ़ाई में अच्छे भी थे। तो आपकी ब्रांच कौन सी थी सर इंजीनियरिंग में? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थी। ओके। और सर जब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो फिर कंप्लीट करने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बिजनेस और या फिर जॉब करना। तो आपने क्या सिलेक्ट किया इंस्टेंटली जब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की? एक्चुअली इंस्टेंटली जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो मेरा बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, मतलब कि बिजनेस करना है। प्रॉब्लम कैसे होता है इंजीनियरिंग में, आप जब लास्ट ईयर में होते हैं ना, तो आप ट्राई करते हो कि प्लेसमेंट हो जाए, राइट। चलो प्लेसमेंट होने के बाद जॉब करते हैं, वैसे वो माइंडसेट था। और जैसे 4th ईयर में मैं आया, तो तब मैं जाके मतलब 4th ईयर में थोड़ा सोचने लगा कि इस कंपनी में जॉब करते, उसमें करते, थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा डेवलपमेंट के हिसाब से वो पढ़ना विढ़ना थोड़ा ज्यादा हो गया था। जैसे मेरा कैसे डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे, काम करने में, सिर्फ डेवलपमेंट में। तो वो इंटरेस्ट था और मैं उसके हिसाब से कंपनीज भी सर्च कर रहा था। और जैसे लास्ट ईयर का जो सेम था लास्ट सेम, तो मैंने ट्राई भी किया था बहुत इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए, क्योंकि पहले जो होता है फिर उसके बाद क्या हो गया कि जैसे मेरे क्लासमेट थे, तो वो कैसे ना, उसको ना बिजनेस का थोड़ा ये था, मतलब उसको बिजनेस ही करना था। तो कैसे हो गया कि अब कैसे होता था, हम ग्रुप में थे और मुझे डेवलपमेंट थोड़ा आता था ज्यादा, तो उसने मुझे ना ऑफर दिया था कि तू मेरे साथ चल, हम थोड़ा सा बिजनेस करते हैं, तू डेवलपमेंट का, मैं बाकी का संभाल लेता हूँ। तो एक्चुअली वो बिजनेस मॉडल कैसा था कि वो बिजनेस मॉडल था कि जो डिप्लोमास की स्टूडेंट होते हैं, डिप्लोमास उसके बाद इंजीनियरिंग, इनके ना लास्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स करने का उसका वो बिजनेस था। तो वो कैसे करता था, प्रोजेक्ट लेके आता था और हम क्या करते, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, और कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट होगा उसको कंपाइल करके रिमॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट करते थे। तो ये एक्चुअली कैसे ये कैसे हो गया था मेरे लिए कि डेवलपमेंट भी था और साथ में फ्रेंड्स भी थे। तो फिर ये ऐसे इंटरेस्ट आने लगा। जैसे इंजीनियरिंग खत्म हो गई, फिर हमने वो स्टार्ट शुरू कर दिया करना। तो तब उसने मुझे हायर किया था। तब जब वो काम कर रहे थे हम, तो ऐसे डिसाइड हो गया था कि फर्स्ट 3 मंथ कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, बस अपन काम करते हैं। तो मैंने भी कहा था कि आप कैसे सीखना तो है, तो स्टार्ट कर देते हैं, 3 महीने में क्या होगा। फिर उससे 3 महीने हो गए और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मतलब बोल नहीं सकते, हमने 40 to 60 प्रोजेक्ट तो डिप्लोमा के किए हुए थे, वो भी 3-4 महीने में। फिर उसके बाद जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, फिर हमने इंजीनियरिंग के भी प्रोजेक्ट उठा लिए थे। और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट करते करते वक्त फिर मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया था, तब मेरा 8-9 महीने भी हो गए थे। तो फिर हमने पीएचडी का भी प्रोजेक्ट किया था। तो
तो फिर business करने में एक्चुअली वो बहुत प्रोजेक्ट भी थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड था बैंकिंग सिस्टम में, तो उसमें भी मेरा 6 महीने उसमें टाइम चला गया। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि पहले 3 मंथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब करता था, फिर उसके बाद 3 मंथ के बाद वो मुझे 7,000 रुपीज देता था हर महीने के लिए। जैसे 1 साल हो गया, फिर मेरा भी माइंड में आ गया कि हाँ हम थोड़ा बिजनेस तो ऐसे तरीके से होता है, ऐसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो फिर वहां से एक थॉट आ गया कि हम भी स्टार्ट कर लेते हैं एक बिजनेस। और उसके पहले भी एक मैंने जॉब किया था, लेकिन वो जॉब में एक मतलब अच्छी कंपनी थी, लेकिन 1 मंथ के अंदर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पे मेरा काम ज्यादा नहीं था। मुझे मतलब डेस्क वाला काम था, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोफाइल था, लेकिन डेस्क पे काम था, वो मुझे जमा नहीं, तो मैंने वो भी छोड़ दिया था। ओके ओके, मतलब सर आपको मतलब जॉब ही करना था, आपने जॉब भी किया पर अपने दोस्तों के साथ किया, और वो ऐसे जॉब नहीं था, इट्स लाइक बिजनेस जो कि आपने 50 to 60 प्रोजेक्ट्स किए, उसमें से आपने सीखा। तो सर ये सब चल रहा था, तो आपकी सैलरी कहाँ तक पहुंची थी इस सब चीज में? मतलब आपका इनकम कितना चालू था जब आप ये जॉब कर रहे थे? तब जब आपने मतलब 50 to 60 प्रोजेक्ट्स किए, आपने पीएचडी के प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर दिया, तब आपकी इनकम कैसी थी? स्टार्टिंग में इनकम 3 मंथ्स के लिए तो 0 थी, फिर 3 मंथ के बाद 7,000 पर मंथ था। तो वो 7,000 ऑलमोस्ट 6-7 महीने के लिए था। ओके, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया फिर। और बिजनेस जब तो सर आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब आपकी सबसे पहली कंपनी जो आपने रजिस्टर की और आपके नाम पर है सॉफ्टवेयर, वो एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजी है, राइट? ओके सर, तो आपके दिमाग में कैसे ख्याल है कि आप एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजी ये कंपनी सेटअप कर सकते हो, और आपने आपका पहला ऑफिस कहाँ पे मतलब कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? हाँ, तो कंपनी जो आइडिया आया था कि जैसे स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स थे, उसके बाद बिजनेस करना था, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही करना था। तब मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च किया कि कंपनीज कैसे होती है इंडिया में, तब वो कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो वहां से स्टार्ट किया तो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी अपन ओपन करते हैं, ऐसे सोचा। तो फिर एक कंसल्ट के पास गया था मैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाओ, आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो तब कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं, हमने सीधा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड किया। अब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने के लिए क्या रूल होता है कि एटलीस्ट 2 लोग चाहिए होते हैं। ओके, तो फिर तो मुझे अभी वो सेकंड पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने कैसे किया कि जो कजन ब्रदर था मेरा, तो उसके साथ फिर हमने कंपनी बना ली। कंपनी 2014 में रजिस्टर्ड है। ओके, और कंपनी का फर्स्ट ऑफिस जो था वो खराड़ी में एसबीआई बैंक के यहाँ पे था। और वो ऑफिस की स्टोरी भी बहुत सही है एक्चुअली। कैसे अब तो कंपनी स्टार्ट कर दी, कैसे होता है ना एक माइंडसेट, कैसे होता है कि यार कंपनी तो अभी बना ली, अब ऑफिस भी चाहिए, तो फिर ऑफिस भी कर लेते हैं। तब अभी ऑफिस करना है, तो फिर हमने पहले बहुत ऑफिस देखे थे, लेकिन बजट बहुत था, बहुत मतलब लाखों में था। और घर पे एक तो बैकग्राउंड नहीं कोई जॉब का, सॉरी बिजनेस का। यस, हाँ, बिजनेस तो आज तक मतलब मैं एक फैमिली में होगा तो बिजनेस किया हुआ है, बाकी सब गवर्नमेंट जॉब में ही है। ओके, तो उसका जो बजट जा रहा था ऑफिस का वो 3 या 5 लाख रुपए जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में तो ऑफिस नहीं ओपन कर सकते थे, तो हमने कैसे ऑफिस सर्च करनी स्टार्ट कर दी थी जो रेंट के लिए अवेलेबल होगी। तो हमें एक खराड़ी में एक रूम मिला था, टॉप फ्लोर पे था वो, तो वो 10 बाय 10 का ही रूम था। ओके, तो हमने सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसका भी कैसे था कि एक तो हम बोलते हैं ना बिजनेस के लिए बजट चाहिए, बहुत पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वैसा कोई सीन नहीं था। हम स्टार्टिंग में कोई बजट लेके या कोई लेके नहीं चले गए थे, हमें सिर्फ इतना था कि कम में हो जाए तो देखते हैं, और जितना हमें टाइम मिले उतना सही था। तो वो जो मतलब जो रूम था उसका रेंट सिर्फ 6,500 रुपीज था, और वो भी रेंट कैसे था कि मंथ होने के बाद। और जो ओनर थे उनको हमने ऐसे कंडीशन था कि हमारा कि जैसे हम स्टार्टअप पे नया है, तो उन्होंने डिपॉजिट कुछ लिया नहीं था, तो वो सिर्फ मंथली रेंट पे ही था। और ऑफिस का
कैसे है ना, स्टार्ट करने के बाद भी मतलब इमीडिएटली कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने लगे एक प्रोजेक्ट, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट आने का एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजी में। तो 6 मंथ तक वो ऑफिस रहा। तो डेली रूटीन कैसा था मेरा कि ऑफिस में जाओ, हमने तो एड्स तो बहुत, या मतलब तब तो डिजिटल मार्केटिंग इतना नहीं था, तब हमने कैसे जस्ट डायल ये जो पोर्टल्स होते हैं उन पे तो ऐड कर रखी थी। तो यही काम था कि कोई इंक्वायरी आए तो कॉल करो, कॉल करने के बाद उनसे मीटिंग करो और प्रपोजल दिखाओ, फाइनल होता है तो कर लो। ऐसे चलते रहा, ऐसे डेली रूटीन था मेरा। तो ऐसे ऑलमोस्ट 3 मंथ तक तो कुछ हुआ नहीं था। फिर 3 मंथ्स के बाद एक प्रोजेक्ट आया था मुझे, और एक्चुअली वो प्रोजेक्ट फाइनल होने को 3 महीने चले गए। मतलब 6 मंथ जीरो प्रोजेक्ट था, जीरो इनकम थी। इसका कैसे ना, सिर्फ रेंट था मुझे देना, क्योंकि तब मैंने कोई एम्प्लॉय हायर नहीं किया था, कोई नहीं किया था। क्योंकि कैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि पहले आप खुद करके देखो, फिर बाद में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके से मेरा चल रहा था। ओके सर, फिर एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजी में आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, फिर उसके बाद आपका इनकम कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब फिर आपने प्रोजेक्ट कैसे सर्च किए? मतलब अगर किसी को अपनी कंपनी क्रिएट करनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो प्रोजेक्ट कैसे ढूंढे जाए? अगर किसी को करना है तो वो क्या करे कि जिससे उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में? प्रोजेक्ट्स का कैसा है, एक तो फर्स्ट आपका, जैसे मैंने किया था, मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसकी भी स्टोरी बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी। हाँ, तो कैसे ना, एक इंक्वायरी आई थी मुझे कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। तो मैंने ऐसे बोला था कि चलो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए एक मीटिंग कर लेते हैं, आप एड्रेस भेज दो तो आ जाते हैं। तो वो एड्रेस वो चाकन MID से करना। तब मुझे भी नहीं पता था कि वो जो सामने वाला बंदा है वो कौन है, कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है। उसने एड्रेस भेज दिया, हम सीधा एड्रेस पे चले गए। एड्रेस पे जाने के बाद वहां पे कैसे ब्रिजस्टोन टायर्स था वो, ठीक है, वो एकदम बड़ा प्लांट था, और मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ही थे मीटिंग के लिए। जैसे हम इंटर हो गए, जैसे हम वहां पे बैठे तो 10-12 लोग आ गए रिक्वायरमेंट देने के लिए, मतलब पूरी उनकी टीम थी। और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और ऐसे था कि इतने सारे लोग मैंने देखे नहीं थे। एक ही बार जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कंपनी कहाँ से, कैसे काम करते हो, क्या करते हो, कितना काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट किए, तब दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि नई कंपनी है, आप मुझे रिक्वायरमेंट बता दो, मैं आपको एक प्रोटोटाइप बना के दूंगा, अगर आपको वो प्रोटोटाइप अच्छा लगे तो हम प्रोसीड करते हैं। तो उन्होंने भी एग्री करा कि चलो एक बंदा, मतलब अभी मीटिंग के लिए आए थे, उन्होंने रिक्वायरमेंट भी बता दिया अच्छे से, सारा एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अभी 10-15 दिन के अंदर एक फिर से आप डेमो लेके आओ, फिर हम बात करते हैं। तो जैसे हमारा मीटिंग हुआ तो फिर हमने काम शुरू कर दिया। और काम एक्चुअली वो मोबाइल एप्लीकेशन टैबलेट में दिखाना था। तो डेमो के लिए भी एक्चुअली टैबलेट नहीं था हमारे पास, तो हमने वो बना तो लिया सारी चीजें, तो टैबलेट नहीं था। तो किसी फ्रेंड से, मेरे कजन ब्रदर ने किसी फ्रेंड से लेके आया वो टैबलेट, तो उसमें वो लोड करके हमने वो ब्रिजस्टोन टायर्स को दिखा दिया, और उनको प्रोडक्ट बहुत पसंद भी आया। जैसे ही उन्होंने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ओके, मतलब सर आपका पहला क्लाइंट है ब्रिजस्टोन टायर्स, पुणे? राइट, यस, राइट। और वो जो प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट हुआ था, वो प्रोजेक्ट अभी भी चल ही रहा है। मतलब सर अभी 6 इयर्स हो गए, फिर भी आपका ब्रिजस्टोन का जो प्रोजेक्ट है वो चल ही रहा है, मतलब उसमें अपडेट्स और उसका जो मेंटेनेंस और वो सब चीजें आपके पास है सारी चीजें। हाँ, जो टेक्नोलॉजी 5 साल पहले हमने बनाया था, उसको अभी बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके अभी हमें बहुत यूज हो रहा है। अब ऑल ओवर इंडिया वो एप्लीकेशन यूज होता है। और जैसे पहले अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट कैसे लाएं, प्रोजेक्ट कैसे होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि सॉफ्टवेयर एक तो कभी खत्म नहीं होता है। आप कभी भी सॉफ्टवेयर बनाते वो 100% कंप्लीट नहीं होता है। जब भी आपको प्रोजेक्ट आता है ना, आप वो प्रोजेक्ट अच्छे से करोगे, ठीक है, तब सामने वाले को उस प्रोजेक्ट का अगर यूज होगा, तभी उसका इनकम बढ़ेगा, तभी उसके ना मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर करने के बाद उसके रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं, उसके रिलेटेड जो चेंज होते हैं, वो आपको मिलते चले जाते हैं।
तो हमारा ये था कि कोई, हाँ, हमारा ऐसे टारगेट नहीं था कि एक महीने के अंदर हमें 5-6 प्रोजेक्ट करना है, 6-7 प्रोजेक्ट आने चाहिए, ऐसे नहीं था। हमें चाहे एक भी प्रोजेक्ट आए, हम उसको ना अच्छे से कंप्लीट करते थे। और फिर कैसे होता ना, ज्यादा तो मेरा जो बिजनेस चलता है वो रेफरेंस से ही हुआ हुआ है, मतलब माउथ ऑफ बोलते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं। जैसे मैंने ब्रिजस्टोन का, हाँ, फिर उसके बाद मुझे दूसरा और प्रोजेक्ट मिला, फिर ऐसे प्रोजेक्ट चलते चले गए। फिर उसके बीच में मैंने एक ये भी किया था, गूगल एडवर्ड्स से भी मैंने किया था मार्केटिंग। वो मुझे वहां से भी बेनिफिट हुआ, वहां से भी मुझे 2 ही क्लाइंट मिले, लेकिन वो 2 क्लाइंट अभी तक भी है। मतलब ऐसे ही सॉफ्टवेयर में कैसे आप काम कर लो, वो चलते रहेगा। ओके ओके ओके, बस आपको सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, बाकी और कुछ नहीं। यस सर, मतलब ये जो कंपनी आपने स्टार्ट की, फिर आपने जो आपका 10 बाय 10 का एक रूम था वहां आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने मगरपट्टा में कंपनी कब एस्टेब्लिश की, और आपको कब लगा कि ये टाइम है कि मुझे मगरपट्टा में अपनी कंपनी अभी एस्टेब्लिश करनी है? और क्योंकि सर मतलब मगरपट्टा में अगर हमें कुछ ऑफिस लेना है तो कॉस्ट भी उसकी उतनी होती है, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया, और आपको क्यों लगा कि आपका मगरपट्टा में ऑफिस चाहिए? एक्चुअली कैसे ना, बिजनेस बढ़ रहा था, और आपने अगर देखा जाए तो कैसे, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, तो स्टार्टिंग के मतलब बिजनेस प्रोजेक्ट मिल गया, बिजनेस भी मिल गए, प्रोजेक्ट भी आ रहे थे, लेकिन कैसे होता है ना, आप टेक्निकल होने के कारण मुझे ना ज्यादा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था मेरा। तो पहले 3 साल जो थे, तो वो कंपनी के अगर नंबर्स में देखा जाए तो कंपनी लॉस में थी, लेकिन मैं टेक्निकल बैकग्राउंड मेरे हिसाब से देखो तो काम चल रहा था। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर ना मुझे वो पैटर्न चेंज करना था। मुझे मतलब वो टेक्निकल से निकल के मैनेजमेंट में आने का वो बहुत बड़ा चैलेंज था, वो करना था। और कैसे अब प्रोजेक्ट्स तो आ रहे थे, ये भी आ रहे थे, तो थोड़ा सा एम्प्लॉइज हायर करना, तो फिर रिक्रूटमेंट में करना। तो कैसे कंपनी अभी खराड़ी में थी, तो अभी जैसे एम्प्लॉइज स्टार्ट किया था हमने हायरिंग करना, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था। फिर वो डिसीजन लेके हमने फिर कहा कि चलो मूव कर लेते हैं, तो फिर हमने वो मूव कर लिया। सर, आपने अपना बिजनेस अभी पूरा सेटअप कर लिया, आपके पास प्रोजेक्ट्स थे, आप का काम भी अच्छे से चल रहा था, आपके क्लाइंट्स को आपका काम अच्छा लग रहा था। तो सर ये सब करते टाइम मतलब 2014 से 2020 तक की जो आपकी जर्नी है, उसमें आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आए होंगे, तो उनके बारे में कुछ शेयर करिए। एक्चुअली बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल यही था मेरे लिए कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से मैनेजमेंट लेवल में आना, मतलब कैसे टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, तो बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, जैसे डेवलपमेंट तो आता है, तो लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। वो लोग इमोशनल मतलब हम जो डेवलप करते हैं उस चीज के लिए बहुत इमोशनल होते हैं, और वो जैसे बिजनेस के लिए वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। मेरे लिए कैसे स्टार्टिंग जो 3 मंथ्स है, तो मैंने कभी नंबर्स पे ध्यान नहीं दिया था, मतलब कंपनी का पीएल क्या चल रहा है, मतलब कंपनी का नेगेटिव है या पॉजिटिव में है, तो वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। और मेरे लिए वो वहां से मतलब टेक्निकल से मैनेज में आना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर हमने एक प्लान किया कि फर्स्ट मैंने क्या किया, जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था मैं, लाइव करके, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था। तो अभी मुझे ना मतलब बीडीएम चाहिए था, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए था। तो जो मेरा क्लाइंट था वो, तो फिर उसको मैंने हायर किया बीडीएम के लिए। अभी वो मेरा फ्रेंड भी है बहुत अच्छा, तो वो हमने फिर वहां से मैंने मैनेजमेंट का स्टार्ट किया, तो उसको बीडीएम लिया। फिर वो आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए कंपनी में। चेंजेस मतलब कंपनी जो मैनेजमेंट में जो कमजोर थी कंपनी, तो वो मैनेजमेंट सामने आया, और उससे क्या होता, बहुत बेनिफिट्स भी हुआ था। जैसे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हो, तो हमें ना बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास, वो हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो सही चीजें सही तरीके से क्लाइंट तक पहुंचाना होता है। तो जो विशाल घोटके नाम है उनका, वो मेरे साथ थे, तो हम दोनों ने फिर मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान दिया। तो हमने वो 6, 7, 8 महीने में जो थे प्रॉब्लम्स जो पहले 3 साल में हो रहे थे, वो सबको कम करके एक अच्छे से प्रेजेंट करना कंपनी को आगे क्लाइंट दे दिया। फिर
ओके ओके ओके। तो सर मतलब ये सब ऑब्स्टैकल्स जो आ रहे थे आपको जो मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से मैनेजमेंट में जाने के लिए, तो विशाल सर विशाल घोड़के सर, तो उनकी वजह से वो बहुत सारा आपका इजी हो गया मतलब। राइट राइट। तो यस हाँ, तो वो एक्चुअली वो मैनेजमेंट से था। तो कैसे एक बंदा ऐसे चाहिए अपने को कि वो टेक्निकल में संभाल रहा था, वो मैनेजमेंट वो देख रहा था, तो कैसे कॉम्बिनेशन बहुत सही हो गया था। और वहां से जो बोलते हैं हम जो जो नंबर्स का हम सोचते हर बार कि ये इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, यहाँ तक कंपनी का जो परसेंटेज से आगे बढ़ना चाहिए, तो तब से वो कंपनी का जो ग्राफ हुआ है ना वो आगे ही चला गया है। ओके ओके। सर मैं आपको अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर पूछूं अभी का, मतलब अभी का टर्नओवर, तो वो कितना है? जो पहले जो 3 साल में थे वो टोटली लॉस कंपनी थी, मतलब हर साल वो लॉस था, लेकिन वो दिखता नहीं था, मतलब नंबर्स में लॉस है लेकिन वो दिखता नहीं था, ऐसी चीजें हो रही थी। जैसे हमने वो जो मैनेजमेंट लेके आए उसके बाद जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। तो हमने कुछ पहले लाखों में किया, और जो लास्ट ईयर हुआ वो अभी सीआर तक टच हो चुका है, और इस साल का टारगेट था तो अब सीआर जाना है। तो ये टारगेट अभी सेट हुआ है, तो अभी आप मल्टीपल सीआर में देख रहे हैं अभी। ओके ग्रेट सर, ग्रेट सर। मतलब अभी अगर किसी को सॉफ्टवेयर कंपनी एस्टेब्लिश करनी तो उनको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मतलब मतलब एजुकेशन के बाद सीधा कुछ मतलब जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस में आना चाहिए, या अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, या फिर जो भी एजुकेशन वो ले रहे हैं? एक्चुअली कैसे होता है, अगर बिजनेस करना है तो आपको एक ना टाइम फ्रेम मत रखो कि ये करने के बाद वो करूंगा, कि मतलब मैं पहले एक्सपीरियंस लेता हूँ फिर बिजनेस करूंगा, कि वो चीजें थी। अभी कैसे अब टेक्निकली पूरा वर्ल्ड भी बहुत चेंज हो चुका है। आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग, ये इंटरनेट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें भी वो वैसे ही करना पड़ेगा। हम अभी रुक नहीं सकते कि हम सोचेंगे कि मैं एक्सपीरियंस लूंगा फिर मैं वो उसको स्टार्ट करता हूँ फिर वो करता हूँ। हमें जो आज करना है वो आज ही करना है। मतलब अगर सोच रहे हो सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश करना, आपको सारी चीजें तो ऑनलाइन मिल ही जाएगी, ठीक है, जो आपको एक्सपीरियंस और जो अभी कोडिंग्स का जो है वो इजीली कोई भी सीख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस ही करना है तो हम कैसे, हर बिजनेस के लिए ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम उस तरीके से सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स अलग हो, मैनेजमेंट अलग हो, मार्केटिंग अलग हो। भले ही उस डिपार्टमेंट में एक ही बंदा हो लेकिन वो एक चाहिए। राइट। तो क्या होता है, पिलर्स करने उसका अपने, जैसे हम घर बनाते पिलर्स बनाते हैं, वो एक एक पिलर जब बनेगा ना तभी वो कंपनी आगे जा सकती है। ओके राइट सर। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मतलब स्टूडेंट्स है कि जो अपने एजुकेशन जब लेते हैं तो उनको प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैं आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, जो भी बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो वो बच्चों के लिए एक चैलेंज होता है कि कोडिंग, जब उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, या तो वो पीडी लगा के पास होते हैं या फिर मतलब उनके लिए वो बहुत हार्ड होता है मतलब कोडिंग सीखना। तो आपको क्या लगता है कि कोडिंग सीखना इतना हार्ड है या फिर वो इजी है? और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कंपनी अगर एस्टेब्लिश करनी है तो आपको कोडिंग आना चाहिए, या फिर कौन सी बातें आपको आनी चाहिए, या फिर कोडिंग नहीं भी आए, आप में कोई अलग स्किल्स हो तो भी आप कर सकते हो? तो सर हाँ, स्टार्टिंग में कोडिंग, जब इंजीनियरिंग में जो प्रैक्टिकल्स होते थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तब मुझे भी मतलब इतना नहीं आता था। एक्चुअली कोडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डेवलपमेंट आप बोलते हो हार्ड है, वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्रोच होता है। अप्रोच मतलब कैसे, आपको एक तो कोई नई चीज बनानी नहीं है, आप अभी जिस वर्ल्ड में हो सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये बहुत सारे एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन लेवल पे काम करते हैं अभी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हो, उसमें हमें ना थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा हर चीजें ना थोड़ी देखनी पड़ती है, और इतना हार्ड नहीं है डेवलपमेंट करना। एक लॉजिक के हिसाब से आप जाओगे। आप अगर कैसे होता है ना, हम इंजीनियरिंग में ना बहुत बेसिक सीखते हैं, वो आना चाहिए। मतलब आप जैसे मैंने इंजीनियरिंग में सीखा था, जैसे हम कुछ स्टार्ट करते हैं, एक तो हमें फ्लो चार्ट आना चाहिए, एल्गोरिथम आना चाहिए, ठीक। ये बहुत छोटी चीज लगती है लोगों के लिए, मतलब जो डेवलपमेंट करते हैं लोग वो ये कभी करते नहीं है।
मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं अरे डेवलपर हूँ, मैं ये फ्लो चार्ट क्यों लिखूं, ये एल्गोरिदम क्यों लिखूं, सीधा वो कोड करने लग जाते हैं। हमें ना बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें वो डेवलपमेंट में करना है, तो आप एल्गोरिदम लिखो, फ्लो चार्ट्स लिखो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। आपको पता हो जाएगा मुझे स्टार्ट कहाँ करना है, मुझे खत्म कहाँ तक होना है। जैसे डेवलपमेंट में एक बेंचमार्क चाहिए। अगर आप वो बेंचमार्क नहीं सेट करोगे तो क्या होता है, आप करते ही जाओगे और फिर जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आएगा, ऐसे होता है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाने के लिए ऐसे नहीं है कि आपको मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना ही चाहिए, कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं कि आपको वो खुद आए ना आए, आपको कैसे वो बिजनेस करना है, तो आपको उस माइंडसेट से जाना पड़ता है कि और कैसे हर बिजनेस में एक ही होता है कि आप सर्विस अच्छी दो, क्वालिटी भी दो, ठीक है, उसके बाद आपको राइट अप्रोच, तो ये बहुत इजी होता है। और जो डेवलपर्स लोग हैं, जो जिनको डेवलपमेंट पसंद है, उनको ना ये डेली का रूटीन हो जाता है, मतलब उनके लिए काम करना बहुत इजी है डेवलपमेंट्स के लिए। ओके ओके सर, आप कितने घंटे काम करते हो दिन में? अभी कैसे स्टार्टिंग, हाँ, जब मैं स्टार्टिंग किया था कंपनी, तो मैं डेवलपमेंट तो कभी भी मतलब जितना टाइम मिले वो डेवलपमेंट ही करता था मैं। फिर मैंने वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया कि थोड़ा सा, फिर मैंने 80-20 रूल अभी अप्लाई करता हूँ। 80-20 रूल्स मतलब मैं 80% मैनेजमेंट देखता हूँ, 20% डेवलपमेंट देखता हूँ। ओके और सर अभी जो टेक्निकल पार्ट है, मतलब आप बोले कि 20% सिर्फ आप टेक्निकल देखते हो, उसके लिए बाकी एम्प्लॉय सब देखते हैं, आप 80% में सिर्फ आपका मैनेजमेंट का देखते हो? हाँ, 80% मैनेजमेंट और 20% में डेवलपमेंट में भी मैं अभी जिस लेवल पे उसके हिसाब से मैं आर्किटेक्चर ही देखता हूँ। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपर मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग लेना, फिर वो डेवलपर को प्रॉपर समझाना, ये चीजें करता हूँ अभी मैं। अगर कुछ बड़ा इशू हो जाए तो फिर मैं डेवलपमेंट में करता हूँ। सर आपकी अगर हॉबीज के बारे में आपको अगर पूछूं तो आपकी हॉबीज कौन सी है? हाँ, मेरी तो हॉबीज आप बोल सकते हो रीडिंग है। जैसे मैं 10 से पहले बहुत रीडिंग करता था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया था कि जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, कुछ ऐसे चीजें थी वो कर नहीं पाया। लेकिन फिर जैसे बिजनेस के 3 साल हो गए ना, तो मुझे वो ट्रांजिशन चेंज करना था। तब मेरे लिए बुक्स ही थे कि जो बता सके कि जाना किधर है। तो फिर मैंने वो बुक स्टार्ट किया, बहुत रीडिंग किया। बिजनेस बुक्स हो गए सारे, जो टाइम मैनेजमेंट के बुक्स होते हैं वो सारे, मतलब सारे बुक्स पढ़ता था मैं डेली। 2-3 बुक्स स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ता था, वो एक वीक के अंदर में 4-5 बुक हो ही जाते थे पढ़ के। और बुक्स ने ना बहुत मतलब इम्प्रूव हुआ मैं। जैसे होता है कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होता है, जैसे एक टाइम मैनेजमेंट भी होता है, उससे बेटर होता है मनी मैनेजमेंट कैसे हो। एक तो बिजनेस करना है तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो बैकग्राउंड उस लेवल का है नहीं कि कोई बता दे कि बिजनेस में ऐसे कर सकते हो। तो जो हेल्प हुआ वो बुक से ही हुआ है। ऐसा मतलब रीडिंग से ही आपको बहुत सारी हेल्प हुई, जो मतलब मनी मैनेजमेंट। सर मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने सुना है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी है कि मतलब कैसे पैसों का यूज किया जाए और कैसे एसेट्स और उन सब चीजों में उसको यूटिलाइज किया जाए। तो सर कुछ मतलब 2 मिनट्स के लिए आप उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सको तो। हाँ, एक्चुअली ये मनी मैनेजमेंट ना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, हर इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिजनेस हो या आपकी एम्प्लॉयमेंट हो। क्या होता है ना, एक मैंने बुक पढ़ी थी, वो बहुत फेमस बुक है, रिच डैड एंड पुअर डैड करके। ओके, वो बुक मतलब वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। उसमें ना बहुत सही तरीके से लिखा है। जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, वहां से लेके इंजीनियरिंग तक सही है, मुझे इतना ही सिखाया था कि तू इंजीनियरिंग में आएगा तो तुझे जॉब लगना चाहिए, जॉब करने के बाद पैसे आएंगे, ठीक है। हम पैसों के लिए जॉब करते हैं एक्चुअली, ठीक है। और बुक में कैसे दिया, हाँ, वो बुक्स में कैसे था कि आप माइंडसेट आपका यही हो जाता है कि जॉब करो फिर पैसा आएगा। लेकिन ये नहीं कब किसी ने बताया वो जो पैसे है ना, उस पैसे से पैसे कैसे आएंगे। ओके, ये लैक पैसे हाँ, ये लैक होता है कि मनी मैनेजमेंट तो थी कि हम किसी जितनी सैलरी होती है उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और अपना एक ग्रुप कॉलम बनाते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि अरे ये पैसे आ रहे हैं, वो कैसे ना पैसे ना रोल होने चाहिए। मतलब आप
उसको सेविंग नाम देते हो, सेविंग से ना इन्वेस्ट, मतलब सेविंग से ना आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, या सेविंग आपको डबल देता नहीं है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है कि एक ही माइंड में कि पैसे आ रहे, उस पैसे से और पैसे आ जाए। ओके सर, मैं आपके साथ मनी मैनेजमेंट के लिए एक और सेशन हम करेंगे, जिसमें हम सिर्फ मनी मैनेजमेंट से आपसे टिप्स लेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी उससे कुछ फायदा होगा। हाँ श्योर, करते हैं ना। तो सर, आप अपनी कंपनी एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी, इसको अगले 5 सालों में कहाँ पे देखते हो? आपके ड्रीम्स क्या है इस कंपनी के बारे में? अभी आप काम कर रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सर्वर्स और डिजिटल मार्केटिंग में, और तो फिर आप इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन और कुछ अपडेट्स लाने वाले हो, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ। हाँ, तो कंपनी का जो प्रोजेक्शन है, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, तो लेकिन हमने अभी है ना, हमें एक एक सेक्टर कैप्चर करना है। जैसे हम रिटेल में नहीं है और बैंकिंग में भी नहीं है, हमें वो 2 सेक्टर कैप्चर करना है। तो वो प्रोजेक्शन रखा हुआ कि हमने 5 साल में एटलीस्ट हम एक फाइनेंस लेवल का एक बड़ा प्रोजेक्ट करें, या रिटेल लेवल में। हमने रिटेल के लिए अभी स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन वो अभी कंप्लीट होगा, 1 साल लगेगा उसको। तो मतलब 5 साल का वो प्रोजेक्शन, और जो कंपनीज का जो टर्न वो है, वो अभी जो इस हिसाब से चल रहा है, वो उससे हर ईयर में इंक्रीज होते जाए। ओके तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सर की कंपनी एक्सप्लिकेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपको कोई मोबाइल ऐप डेवलप करना है, कोई आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग करना है आपको, तो आप सीधा नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीजें करनी हो तो आप डायरेक्टली उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत कम बजट में आप अच्छा सारा वेबसाइट और मोबाइल ऐप अपना कर सकते हो। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने देखी है सर की वेबसाइट्स जो उन्होंने काम किया है। आप वो ब्रिजस्टोन के जो सर ने ऐप बनाया था, वो भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा ऐप है, और वो अभी ऑल ओवर द इंडिया लोग यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच महेश सर, आप हमारे मतलब चैनल पे आए और आपने सब्सक्राइबर्स को और सभी मतलब जो भी यूथ है उनको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी बताई और उनको सजेशंस दिए। थैंक यू चेतन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक